नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तो यही कि युद्ध विराम को लेकर अमेरिका और भारत सरकार के दो अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। ट्रंप डंका पीट रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवा दिया और भारत सरकार उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। फिर वे कश्मीर को भी खींचकर ले आए हैं और मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं। भारत तीसरे देश की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है, लेकिन ट्रंप के इस रुख से सवाल उठता है कि आखिरकार उनका प्लान क्या है। वे पाकिस्तान और आतंकवाद का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या उनके निशाने पर केवल भारत है? सवाल और भी हैं और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन ने उन सवालों को और भी गहरा कर दिया है। संबोधन से साफ जाहिर हो रहा था कि मोदी ट्रंप के जाल में फंस चुके हैं और उससे निकलने के लिए छटपटा भी रहे हैं। वे बातचीत का एजेंडा ये कहते हुए सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि टेरर के साथ टॉक नहीं चल सकती, मगर ये भी कह रहे थे कि बात तो पीओके पर भर होगी। इस पूरी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। प्रोफेसर मुक्तदर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। क्या है ट्रंप साहब की योजना? क्या है इंडिया प्लान उनका? क्या चाहते हैं वो? मतलब ही हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ख़ासतौर से जब थोड़ा बहुत इनसाइडर नॉलेज मिली है कि आखिर हुआ क्या था। तो एटलीस्ट जो अमेरिका में, जो वाशिंगटन में जो लोग कह रहे हैं कि जो नूर खान बेस पर जो इंडिया ने अटैक किया था, उसके बाद वो दैट इज़ अपेरेंटली वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो कुछ न्यूक्लियर हलचल हुई पाकिस्तान के साथ, तो दैट अलर्टेड द वाइट हाउस टू के मुद्दा सीरियस हो रहा है, एंड दे बिकेम वेरी सीरियस अबाउट इट। और फिर रात में वो कई फ़ोन कॉल जो जेडी वैंस और मार्को रूबियो ने किए। तो उसके बाद तो आप सब लोगों को तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया है। और बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि पाकिस्तान और इंडिया हैव रिस्पोंडेड इन डिफरेंट वेज। पाकिस्तान ने इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप की इम्पोर्टेंस और उनकी रोल को एक्नॉलेज किया। इंडिया ने तो अभी तक जिक्र भी नहीं किया उनका। और इन प्राइवेट इंडिया की गवर्नमेंट के कई लोग वेस्टर्न मीडिया से बात कर रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो बातें किए थे टीवी पे, ही वॉज समराइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट्स पोजीशन, हालांकि उसको निकाल दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि दे आर वेरी एंग्री। वो बेसिकली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये छीन लिया। जहाँ तक कि इंडिया की पोजीशन है, इंडिया ये कहना चाह रही है कि हमने जो मुंह तोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान उसको संभाल नहीं सका। उससे डर कर, उसको मतलब भयभीत होकर पाकिस्तान रीच्ड आउट टू इंडिया फॉर सीज फायर, और इंडिया ने सीज फायर उनको दे दिया। बट अब ग्लोबल नैरेटिव में तो वैसा नहीं हो रहा है। ग्लोबल नैरेटिव में सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ का लेवरेज था, अमेरिका को ट्रंप शायद चाहते तो $1 बिलियन रोक सकते थे। इंडिया के ऊपर क्या लेवरेज था जो इन्होंने रोक दिया? और प्लस अगर इंडिया थिंक्स के इट वाज विनिंग, तो इंडिया को ये अभी रोकने की क्या ज़रूरत थी? हैज़ इंडिया अचीव दिस टारगेट? क्योंकि सबको ये बात तो नज़र आ रही है मुकेश जी कि पाकिस्तान को डिटरेंस नहीं हुआ। इंडिया ने डराया नहीं पाकिस्तान अपने, मतलब इंडिया, पाकिस्तान इज़ नॉट शिवरिंग इन इट्स बूट्स जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, कि वो जवाब पे जवाब दिए जा रहा था, हमले कर रहा था। और फिर ये जो मीडिया में जो डिस्कशन हुए कि इंडिया के कई जेट्स गिर गए हैं, एंड सो अभी तो मतलब द वर्ल्ड इज़ नाउ टॉकिंग हाउ कम पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया की एयरफोर्स को हरा दी। मतलब ये बातचीत चल रही है सारी दुनिया में। इंडिया में एक अलग चैनल चल रहा है, सारी दुनिया में एक अलग चैनल चल रहा है। द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ चाइना की टेक्नोलॉजी इज़ सुपीरियर टू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। ये थीम चल रही है कि PL-15 और JC-10 ने। यहाँ तक कि सर वाइट हाउस, ये पेंटागन के जो दो बंदों ने बात की है न्यूज़ मीडिया से, वो तो कह रहे हैं कि वो एक ही JC-10 था जिसने 2 रफाले के गिराया है। एक ही पाकिस्तानी जेट था जिसने 2 रफाले तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से गिराए। सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इंडिया डिड, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट चाइना डिड टू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो एक ये कॉन्वर्सेशन डिफेंस सर्कल्स में चल रहा है। जो पॉलिटिकल, हमने देखा कि राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर कितने नीचे गिर गए। जी हाँ, और जो
चीनी जो चेंग- चेन वगैरह बनाने वाली कंपनी जी। उसके शेयर चढ़ गए। चेंगड़ू तो वेंट अप बाय 20%, रफाले के भी गिर गए स्टॉक। सो द वर्ल्ड इज टॉकिंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट। पॉलिटिकली भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे लगता है कि जो इंडिया की पोजीशन ये है कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ये बात तो गलत है। मतलब क्या जेडी वैंस की बात नहीं हुई नरेंद्र मोदी से? ये तो झूठ नहीं बोलेंगे वो, राइट? तो ये सवाल है। तो अगर आप जैसा कि शशि थरूर जो आजकल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो कह रहे हैं कि आई विल नॉट यूज द वर्ड मीडिएशन बिकॉज आई हैव ए डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मीडिएशन। इस तरह की वो मतलब नुक्ता चीनी कर रहे हैं लिटरली। मतलब ये अगर मीडिएशन नहीं है तो बुलडोजिंग है जी हाँ, कि जी हाँ, संगठन ने कहा कि ये करना है। जी और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी स्वीकार की है कल जी रात जी हाँ, कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे। इसका मतलब है कि इस मामले में कहीं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हो रही थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब द यूएस का ट्रिगर ही यही था कि देयर वाज सम एक्टिविटी ऑन द न्यूक्लियर साइड, ऑन द पाकिस्तान साइड, तो उसमें वो सडनली दे हैव अवेकन्ड। तो तो अब सवाल ये उठता है सर कि दो तीन बड़े सवाल उठ गए हैं इंडिया के लिए। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं रहा। अगर मैं किसी भी मतलब जो कैजुअली भी जो मीडिया फॉलो करते हैं, अगर उनसे पूछा कि भाई पाकिस्तान की किस मुल्कों ने मदद की, तो साफ कह देंगे कि चीन और तुर्की ने की, स्ट्रेट अप। और फिर अमेरिका ने बचा लिया थ्रू सीज फायर। यही हुआ ना। इंडिया के साथ कौन खड़े रहे? देयर वाज नोबडी। सिर्फ एक दो मुल्क हैं जैसा फ्रांस और इजराइल और रशिया, जिन्होंने वो लफ्ज़ यूज़ किया कि इंडिया हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन सारी दुनिया में किसी ने पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से क्रिटिसाइज़ नहीं किया। विच मीन्स जो इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है कि पहलगाम में जो आतंकवाद का हादसा हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, वो दुनिया हैज़ नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट। प्राइवेटली दे में एक्सेप्टेड। इसराइल ने भी नहीं एक्सेप्ट किया ऑफिशियली, अदरवाइज दे वुड हैव सेड कि पाकिस्तान नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर टेररिज्म। इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। तो तो एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 3-4 साल से जो इंडिया ने डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट किया है, मतलब G20 समिट में करोड़ों रुपए वक्त और टाइम, उसका फल क्राइसिस के मोमेंट में नहीं नजर आया सर। टू पुट इट वेरी फ्रैंकली, आई डिड नॉट सी एनी फ्रूट्स ऑफ डिप्लोमेसी इस क्राइसिस में। अगर अगर क्राइसिस में आपके साथ दुनिया नहीं खड़ी हुई है तो कहाँ है? मतलब इंडिया पिछले 3 साल से ढिंडोरा पीट रहा है कि इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, लेकिन कहाँ है? 1971 का काफ़ी लोगों ने जिक्र किया, इंदिरा गांधी को काफ़ी याद किया। 1971 में इंडिया वॉज द लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, और 6 महीने के अंदर 100 मुल्कों ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज कर लिया था अगेंस्ट द विशेस ऑफ द यूएस वगैरह। तो इंडिया वाज एबल टू गेट 100 कंट्रीज टू टेक इट्स पोजीशन। आज इंडिया कहता है कि इट इज़ द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स का मेंबर है, और मैं खुद कहता था कि G7 शुड बिकम G8, जिसमें इंडिया को भी लेना चाहिए। लेकिन ग्लोबल साउथ का कोई सपोर्ट नज़र नहीं आई इसमें। तो एक तो डिप्लोमेसी की फेलियर है, दूसरी सिक्योरिटी की भी फेलियर है, तीसरी सवाल उठता है कि आज के दौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री विंग है वो एयरफोर्स है। एंड तो इंडिया की एयरफोर्स के पास भी सवालिया चिन्ह लग गए हैं कि इज़ दिस एयरफोर्स इट इज़ लाइक, मैं अपने शोज़ पे मिसाल देता हूँ कि इट इज़ लाइक इंडिया की क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम हैदराबाद से की रणजी टीम से मैच खेल रही है, और 2 दिन के बाद हैदराबाद कहता है चलो ड्रॉ कर लेते हैं, और इंडिया की टीम कहती है ठीक है ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया। अरे अगर आप हैदराबाद से ड्रॉ एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया को कैसा हराओगे? तो सवाल ये उठता है कि इंडिया की एयरफोर्स का ये परफॉर्मेंस है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हाउ विल दे परफॉर्म अगेंस्ट चाइना? दैट इज द क्वेश्चन। तो एक तरह से ये सारी जंग का जो जीत हुई है वो चाइना की जीत हुई है। इट हैज़ इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन इंडिया, उसको जितना बोनांजा मिला है कि इंडिया कैसा लड़ती है, इंडिया की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ऑफेंसिव डिफेंसिव, सारे के सारे पोल पोल तो खुल गई ना इंडिया की कैपेबिलिटीज़ की।
उसने टेस्ट कर लिए और इस बार। टेस्ट भी कर लिए, ना सिर्फ टेस्ट किए सर, मतलब अब वो बिकेंगे। अब देखें आप जो ऑर्डर्स आएंगे उनको। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखिए, अगर लेट से, मुझे नहीं पता कि PL-15 कितने में बनता है, लेट अस से कि वो $1 मिलियन की है या $5 मिलियन की है। अब अगर उनको जो ऑर्डर्स आएंगे इजिप्ट से, सऊदी अरेबिया, यूएसई, तो उनके खुद के जो मिसाइल्स हैं, अब उसकी कीमत आधी पौन भी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ, सो इट सब्सिडी हो जाती है। एक्सपोर्ट्स बिकम इस वे ऑफ सब्सिडाइजिंग गुड क्वालिटी। और ऑलरेडी 2 क्वालिटी के मिसाइल्स हैं, PL-15E, जो विच इज़ द सेकेंड डिग्री। तो ये जो परफॉर्मेंस रफाले के खिलाफ हुआ है, दैट इज़ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ मिसाइल। तो उससे जो बेहतर क्वालिटी है वो चाइना ने अपने लिए रखा है, वो अभी इस्तेमाल में भी नहीं आया। सो मुझे लगता है कि इंडिया हैज़ कम आउट डिप्लोमेसी के फील्ड में। आई थिंक वी नीड टू हैव रीचेक। आज सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है मुकेश जी, क्योंकि विराट कोहली आई थिंक वॉज पुश्ड आउट। इंडिया ने क्रिकेट टीम से विराट कोहली को हटा दिया, 2 सीरीज फेल हुए, लेकिन अजीत डोवल और जयशंकर, दे आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड आउट ऑफ रिटायरमेंट, वो कितना भी फेल हो। तो ये तुलना करते हुए मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जयशंकर और अजीत डोवल विल कीप देयर जॉब्स आफ्टर दिस डिजास्टर, बट विराट इज गॉन इनटू रिटायरमेंट। डॉक्टर मुख्तार ये बताइएगा अब आगे क्या होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो संबोधन में कह दिया कि हम पीओके के अलावा बात नहीं करेंगे, केवल बात होगी तो टेरर पर होगी। टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, ये भी बोला। उनके कंट्रडिक्शन उनके पूरे संबोधन में भी था कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकता, फिर बात भी करेंगे तो पीओके पे करेंगे, और पीओके पे बात करेंगे तो कश्मीर पे बात नहीं होगी। ये कैसे संभव है? और अमेरिका मीडिएशन करेगा, इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए सर, देयर इज एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पोजीशन में। अगर इंडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन वगैरह नहीं करते तो सीज फायर के नेगोशिएशंस इंडिया क्यों कर रहा था, मुझे बताएं। वाई वॉज इंडिया टॉकिंग टू अ टेररिस्ट स्टेट? ये तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएशन शुरू कर दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई ठीक, फिर आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं? DGMO से आपकी बातचीत क्यों चल रही थी टू फॉर सीज फायर इफ अमेरिका ने हाईजैक अगर नहीं किया? दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक ये फॉरेन पॉलिसी की ना, वो कहते हैं ना कि थोड़ा ईगो इश्यू बना लिया इंडिया ने। इंडिया शुड हैव सेड कि हम तो पिटाई लगाने वाले थे पाकिस्तान की, ट्रंप ने बचा लिया। ये कहना चाहिए था। अगर मैं होता जयशंकर की जगह तो मैं यही एडवाइस देता मोदी जी को कि मोदी जी ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है, रफाले वफाले को छोड़े, आप कहिए कि हम ऐसी पिटाई लगाने वाले थे पाकिस्तान की कि वो रोता हुआ गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे दबाव डाला वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के इश्यूज को लेकर। तो हमने इंडिया की इकोनॉमी के हित में हमने ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के अंडर। दिस वुड हैव बीन ए मच बेटर पोजीशन फॉर इंडिया देन टू से के, मतलब जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, ऐसा जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। तो इट इज़ नॉट ए जवाब, इट इज दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड। और बड़ा दिलचस्प था कि मोदी के संबोधन से पहले ट्रंप साहब ने भी एड्रेस कर दिया। 2-3 घंटे पहले उन्होंने अपना फिर से दोहरा दिया सब। उन्होंने 4 बार बातें की और बड़े खतरनाक बातें की सर। पहले तो, सबसे पहले तो जो मार्को रूबियो का जो रीड आउट थी और ट्वीट थी वो बहुत खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग टू मीट इन ए न्यूट्रल कंट्री टू डिस्कस ब्रॉड इश्यूज। ये ब्रॉड इश्यूज क्या हैं? तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा था हम बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म या पीओके की करेंगे, हम बलूचिस्तान की नहीं करेंगे, इंडिया का क्या रोल है वहाँ पर, या 370 या कश्मीर का मुद्दा। जब लेकिन अब ट्रंप ने तो कश्मीर का भी मुद्दा उठा दिया। ही सेड इट वेरी क्लियरली दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग एंड मेक पीस। अब ये जाएंगी ना इनके पास जब ट्रेड डील करने, जब फाइनल मोमेंट आएगा तो वहाँ पे तो सीनियर स्टाफ होगी ना, पीयूष गोयल और डॉक्टर जयशंकर तो होंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप विल रेज दिस इश्यू कश्मीर का, कि वेयर इज द न्यू, कब मिल रहे हो तुम पाकिस्तानियों के साथ, आई कैन होस्ट देम इन कैंप डेविड। अगर कह दिए तो ये फंस जाएंगे कि आ जाओ कैंप डेविड में, एक ही दिन में दोनों चीजें डिसाइड कर देंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और कश्मीर का फ्यूचर। क्या तो अब तो हिम्मत है क्या डोनाल्ड नरेंद्र मोदी की टू स्टैंड अप? मतलब
वो जवाब दे देते कि वी आर ग्रेटफुल फॉर डोनाल्ड ट्रम्प टू से, लेकिन मजाक से कह देते तो आप लोग तो उर्दू में तो हिंदी में तो बोल रहे थे, आप लोग खुद जानते हैं कितने जोकर है सर, वो एक तो मजाक में उन्होंने कह दिया, लोग सीरियस ले लिया। हमारी डायलॉग पाकिस्तान से पहले से भी वो चल रही थी। सो नॉट एड्रेसिंग दिस, ये एक जो प्रॉब्लम है ना, नरेंद्र मोदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, इट इज़ वो मेरे ख्याल से इधर ये भारत की नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है। अगर वो वहाँ पे सवाल जवाब ले लेते तो 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे। एक, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि क्या आपकी बात जेडी वैंस से हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इंसल्ट भी कर दी मोदी की, उन्होंने मोदी से बात नहीं किया, जेडी वैंस से बात किया। लो तुम्हारे ससुरे से बात करो, कहकर फोन दे दिया उसको और खुद नहीं बात किया। लाइक ही हैज क्रिएटेड ए हायरार्की। अब जो जेडी वैंस से डील करना पड़ेगा मोदी को गोइंग फॉरवर्ड, राइट। सो एक वो चीज़ हो गई। दूसरा सवाल ये उठता कि ये जो रफाले को लेकर जो हो रहा है, इट हैज़ सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात, क्या इंडिया के वाक़े में, और हमारे जो बेचारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, दोनों के दोनों। वो मिस्री साहब भी इतने, हम लोग स्कूल में ऐसे बच्चों को चॉकलेट बेबीज़ के, चॉकलेट बॉयज़ कहते थे, यानी वो अपनी अम्मा की बात सुनते हैं, कभी गाली नहीं देते, गाली दिए तो कान पकड़ लेते। इस तरह के अच्छे बच्चे जिनको हमेशा एज आते ना, उस तरह के लग रहे थे ये सारे के सारे। तो ये बेचारे शरीफ तरीके से जवाब दिए जो कि क्या रफाले गिरे हैं, तो ही एक्नॉलेज नियरली टू से कि सारे पायलट्स वापस आ गए हैं, लेकिन पूरे प्लेन्स वापस नहीं आए। सो दैट इज़ ए सीरियस क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर, बिकॉज ये जो रफाले का जो डिसीजन इन्होंने अभी भी लिया 7.4 बिलियन, क्या इज़ दैट ए वैलिड डिसीजन? तो उस पर एक बहस होनी चाहिए, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड एड्रेस। और तीसरा सवाल इज़ द बुनियादी सवाल है, इज़ अ फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से वो जो 2 गोल्स चाहिए थे उनको, एक कि पाकिस्तान को पनिश करें और दूसरा डिटरेंस एस्टैब्लिश करें, हैव दे अचीव दोज 2 गोल्स? मेरी नज़र में डिटरेंस तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। और क्या पाकिस्तान को इन्होंने पनिश किया? वो तो बच्चे बच्चे कराची के मजाक उड़ा रहे हैं, वो नाचते हुए अपने वीडियोस बना रहे हैं, ये तो कराची में मौत का नंगा नाच देखिए कहकर, सो इंडिया की मीडिया के वजह से इंडिया हैज़ बिकम अ लाफिंग पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज, मैंने बहुत तारीफ़ की थी शुरू में, बिकॉज इट वाज वेरी वेल डन, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान प्लेड डर्टी, सिविलियंस को मारा, मतलब उन्होंने शुरू से दे डिडंट फॉलो। ये जेंटलमैन वर्सेस रोड के गुंडे के साथ हो गया वो, तो मतलब बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो काट रहा है, कतर रहा है, जो भी हाथ में मिला पत्थर फेंक के मार रहा है, इस तरह होगी लड़ाई। सो इंडिया हैज़ टू आस्क कि आई डोंट थिंक कि डिटरेंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। और दूसरी चीज़, आई डोंट थिंक पाकिस्तान, इनफैक्ट मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हौसले और बुलंद हो गए इसके बाद। ये बताइए कि ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या जो दूसरी जगह उनको नाकामियां मिल रही हैं, वो यहाँ एक संभावना देख रहे हैं? कश्मीर का इशू है, 2 न्यूक्लियर पावर हैं, यहाँ अगर कुछ कर देंगे तो नोबेल पुरस्कार तश्तरी में रख के आएगा। जब पाकिस्तान ने जब पहली बार सीज फायर वायलेट किया, चंद घंटों के बाद ही किया, तो मैंने एक ट्वीट किया था कि हैट्रिक हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, कि सीज फायर पे सीज फायर फेल होते जा रहे। यूक्रेन का सीज फायर अभी तक नहीं हुआ, इसराइल ने फ़ौरन सीज फायर तोड़ दिया गाज़ा के ख़िलाफ़, और अब पाकिस्तान। और सीज फायर कौन तोड़ रहे हैं? वो मुल्क जिसपे डोनाल्ड ट्रंप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है कि ही डजंट नीड टू मेक पीस, मुकेश जी। ऑलरेडी उन्होंने 4 ऐसे कदम उठा चुके हैं जिसके बेसिस पे यू कैन मेक द केस कि ही इज़ वर्किंग फॉर वर्ल्ड पीस, ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द गाज़ा प्रॉब्लम। ये जो अब करंट वो गए हुए हैं मिडल ईस्ट में, खुद का फ़ायदा भी हो रहा है, $400 मिलियन का जेट मिल गया उनको, बट ही इज़ प्रिटेंडिंग टू मेक पीस बिटवीन अरब्स एंड इसराइल, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू मेक पीस विथ ईरान, जो नेगोशिएशंस शुरू हो रहे हैं। चाइना के साथ डीकपलिंग नहीं होगी बोल के एटलीस्ट वो अग्रीमेंट तो हो गया, मिनिमम अग्रीमेंट जो है कि देयर विल बी नो डीकपलिंग। अब नेगोशिएट करके वो टैरिफ भी देखिए आप 30 और 10 पे आ गए हैं, फ्रॉम 145 टू 125। तो ही हैज़ 4+1, एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, गाज़ा का, यूक्रेन का, अब कश्मीर का और ईरान का। तो अगर ये सक्सेस भी नहीं हुए तो
एफर्ट तो था ना, मतलब एल गोर ने एनवायरनमेंट का मसला तो हल नहीं किया, लेकिन नोबेल प्राइज तो मिल गया, कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ही इज ट्राइंग टू से कि मैंने कोशिश की, और दो वो कोशिश कर लेंगे ताइवान को लेकर और नॉर्थ कोरिया को, एंड देन ही विल से कि आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, मुझे दे दे नोबेल प्राइज। मतलब उनको चाहिए ना कि वो, क्योंकि ओबामा को मिला, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ओबामा और एल गोर को मिला है, इनको नहीं मिला। जी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका, ट्रम्प भारत की बाह मरोड़ेंगे कश्मीर के लिए? किस हद तक जाएंगे वो? मीडिएशन तो ठीक है, कितना दबाव पड़ सकता है भारत पर, उससे कैसे निपटेगा भारत? देखिए, ट्रम्प वांट्स सर्टन थिंग्स, और वो अपने जो गोल्स है उसमें, देखिए आप, वो नेतन्याहू को साइड में रख दिया, उन्होंने डायरेक्ट डील कर ली हमास से। वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट, अब टेररिस्ट से ही बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग टू एवरीबडी। सो ही डजंट सीम टू केयर फॉर अदर्स, दूसरों की इंटरेस्ट, दोनों की उसकी कोई फिक्र नहीं है उनको। और ये जो बातें करते हैं ना कि आई रेस्पेक्ट फॉर मोदी वगैरह, इसने तो ये इशू में तो बता दिया कि ही हैज़ नो रेस्पेक्ट फॉर मोदी, वरना वो मोदी से बात कर लेते। मोदी तो तैयार थे, वो तो जेडी वैंस का फोन लिए। सी, इट इज सच ए स्ट्रेंज थिंग, आई डोंट नो ये क्या एडवाइस करते हैं। अगर मैं वहां होता, मैं मोदी जी से कहता कि भाई आप ये वाइस प्रेसिडेंट का फोन क्यों उठा रहे हैं, मतलब आप अपने साइड, ही यू आर हेड ऑफ स्टेट, या तो आप ट्रम्प से बात करें या जेडी वैंस से कहे कि आप, हाँ, अमित शाह से बात करें या किसी से नंबर 2 से बात करें ना, आप क्यों बात कर रहे हैं जेडी वैंस से? दैट वाज इटसेल्फ ए मिस्टेक, वहाँ खुद उन्होंने अपने आप को एक रंग नीचे उतार लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की लकी ये है कि दिस इशू इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर ये खामोश हो गए 1-2 महीने में, वो भूल भी जाए कश्मीर के बारे में, एंड हमने ये किया था। देखिए वो पैनामा का भूल गया इन्होंने, अभी ग्रीनलैंड का भी भूल गए हैं। ही हैज मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है कि वो भूल भी जा सकते हैं कश्मीर का। नो, इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान अगर वो प्रॉम्प्ट करते रहे, उनको याद दिलाते रहे कि कुछ करे। बिल्कुल, पाकिस्तान तो करेगा ही, उसको तो मौका मिला इंटरनेशनलाइज बिल्कुल करने का, वो क्यों छोड़ेगा? इनफैक्ट इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा कि अगर एमबीएस अनाउंस कर देते हैं कि हम जिद्दा में टॉक्स रखने के लिए तैयार हैं। कैन यू इमेजिन, अगर एमबीएस कह देते हैं, एमबीएस को ना नहीं कह सकते मोदी, या यूएई कह देता है कि अमेरिका के प्रॉम्प्टिंग पर अगर यूएई कह देता है, ये मार्को रूबियो, ये जेडी वैंस ने फोन करके एमबीएस को कहा यार जरा मोदी की लेते हैं, तुम जरा ऑर्गेनाइज तो करो कॉन्फ्रेंस, तो फंस जाएंगे, दे विल हैव टू गो एंड टॉक। और वंस इट बिकम्स, ये कहते हैं ना कि एक बार वो पिंजरे में से निकल गया ना, जो 72 से जो पिंजरे में डाल के इंडिया ने सक्सेसफुली रखा है, वो अगर बाहर निकल गया तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। और मैं आपको ये बात तो यकीन से कर सकता हूँ सर, अगर स्टॉक मार्केट होती ना कंट्रीज़ की, तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की स्टॉक इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई। आई कैन टेल यू दिस मच, कि पाकिस्तान को इतना गिरा के इन्होंने देखा है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, फ़कीर स्टेट है, वो भीख मांगते फिरता है, आप उसके साथ ड्रॉ कर लिए। लाइक कैन यू इमेजिन? सो इंडिया की रिस्पेक्ट एज ए ग्रेट पावर, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू सी इंडिया एज ए ग्रेट पावर। और नरेंद्र मोदी की मैं स्पीच पढ़ रहा था, 2-3 बार पढ़ी आज मैंने, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया, ये 21st सेंचुरी में इंडिया के बने हुए हथियारों का दौर है। तो कुछ भी कह देते हैं। तेजस कहाँ थे? देयर वाज नो एक्शन फ्रॉम तेजस। तेजस का नाम सुना आपने इस बैटलफील्ड में? नहीं। हम सब सिर्फ बातें हो रही हैं कि रफाले, मिग, सुकोवास और मिराजेस, ब्रह्मोस, हाँ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। उसका भी कोई जिक्र सुनने में नहीं है आया। सो वेयर आर द इंडिया, जो एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, वो कहाँ हैं? इंडिया की तरफ से सिर्फ S-400 की तारीफ हो रही है कि S-400। इनफैक्ट अमेरिका के लिए दिस जंग शुड बी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चाइना की टेक्नोलॉजी की तारीफ हो रही है और इंडिया की तरफ से रशिया की। ये दोनों अमेरिका के कंपेटिटर्स हैं। वेस्ट की किसी भी हथियार, ना तो बरतानिया के, ना फ्रांस के, ना इजरायली ड्रोन्स की भी ऐसी कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही, यू नो के। सो आई डोंट नो कि व्हाई दे आर थिंकिंग के दिस समथिंग वेरी ग्रेट। ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक किस्म से पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही।
हमारे पास हैदराबाद में कहावत है, गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर। तो वैसी तकरीर थी मोदी जी की, बट आई डोंट थिंक इट कुड सेटिस्फाई पीपल। मतलब जिन्होंने गौर से सुना हो, वो फिल्मी डायलॉग की तरह स्पीच थी, इट वाज नॉट सब्सटेंटिव। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने मतलब सब्सटेंटिव कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स टेररिज्म की पॉलिसी वो बदल गई है, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं करेंगे। उस मतलब क्या, आप लड़ते ही रहेंगे जब तक कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाए। आई डोंट नो व्हाट ही मींस बाय दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि वी विल नॉट सेपरेट टेररिस्ट एंड टेररिस्ट कंट्रीज। न्यू नॉर्मल की बात की जी कि हाँ, अब ये युद्ध चलता रहेगा, हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये पॉज हो गया। देश में हिंदू रुकेगा नहीं। जी हाँ। तो ये तो अपने आप में देश के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि बाहर के लोग यही सोचेंगे पता नहीं कब यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा, कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। देखिए, एक दो हफ्तों में इंडिया की फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो पूरा ये साल भर की इकोनॉमी का पता चल जाएगा। जो प्रेडिक्शंस थे वो 6.5 के थे, मुझे लगता है कि 6.2 के करीब आएगा रिजल्ट, 6.2% ग्रोथ से, विच इज़ नॉट गोइंग टू रीच। अगर जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो ज़्यादा नहीं समझते, मैं उनको साफ कह देता हूँ कि यूँ सोचिए कि इंडिया वनडे खेल रहा है, 22 साल है, 22 ओवर है, और रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9 की है। इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 9% टू बिकम विकसित भारत। तो 9 की रन रेट है, और इस साल इस ओवर में 6.6 रन बने हैं सिर्फ। तो सोचिए आप, अब 9 पॉइंट कुछ और बढ़ जाएगा वो। सो इंडिया विल हैव टू ग्रो एट मोर देन 9% टू रीच विकसित भारत। ये जंग वंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स भाग जाएंगे। और और देखिए, इस हफ्ते जो सबसे बड़ा वार इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पे हुआ है वो स्विट्जरलैंड में यूएस और चाइना के बीच में जो माहदा हुआ है उसके ऊपर। क्योंकि अब देयर इज नो प्रेशर ऑन यूएस टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना। समझे ना आप? तो ये जो बातचीत हो रही कि हम चाइना से पूरा निकाल लेंगे मैन्युफैक्चरिंग, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चाइना इज ओपनिंग इट्स मार्केट्स टू द यूएस। तो इंडिया को दोबारा डेवलप करने के बजाय ऑलरेडी सारा का सारा बिजनेसेस आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन चाइना। तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना इंडिया यूएस की जो बातचीत हुई है, दैट इज मोर डेंजरस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर देन द वॉर इटसेल्फ। ये बताइए कि क्या अब इंडस वाटर ट्रीटी पर भी कुछ डेवलपमेंट होगी, आपको लग रहा है? वो इंडस मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से जो ब्रॉड इश्यूज है दे विल ब्रिंग इट अप। इंडस वाटर ट्रीटी भी निकालेंगे, वो कश्मीर का मुद्दा भी निकालेंगे, बलूचिस्तान में इंडिया का जो रोल है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये सारी चीज़ें वो निकालने के चक्कर में हो गई। लेकिन देखिए, इंडिया कैनॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रिजॉल्विंग द इंडस वाटर ट्रीटी को। रिजॉल्व करे बगैर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बिकॉज उसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। देखिए, इंडिया के जो एस्पिरेशंस है ना सर, टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना, तो गुंडागर्दी करके नहीं बन सकते आप। मतलब यू कांट बी बुलिंग योर नेबर्स। अगर इंडिया वाकई में पानी रोक देता है ना, इट विल कॉज ए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन पाकिस्तान, जिसमें सारा का सारी मतलब ऑल द कंट्रीज मदद के लिए दौड़ेंगे पाकिस्तान के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज, जापान वगैरह भी। एंड दे विल सी इंडिया एज द विलन इफ इंडिया डज दैट। तो ये डोमेस्टिक मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए ये बातें हैं, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंट। एक तो कर नहीं सकते, 10-15 साल लगेंगे, और अगर करें तो इट उसके जो रिस्क्स हैं दे आर वेरी सीरियस रिस्क्स गोइंग फॉरवर्ड। तो अब हम क्या माने कि क्या आपको लग रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी ही कोई प्रपोज करेगा वेन्यू, एजेंडा, और दोनों को फोर्स करेगा कि आइए अब बात शुरू कीजिए जल्दी ही, या ट्रम्प कहीं और बिजी हो जाएंगे? अगर सीज फायर बरकरार रहती है तो देन दिस को डिसअपियर फ्रॉम द मीडिया। अगर ये मीडिया न्यूज़ में साइकिल में से निकल जाता है तो फिर वो वापस टैरिफ्स वगैरह की तरफ चले जाएगा उनका इशारा। और अब देखिए मिडल ईस्ट में क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं वो कल। यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि शायद वो अनाउंस मतलब
दो किस्म के स्पेकुलेशंस आ रहे हैं। एक तो शायद ट्रम्प माइट रिकग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट, ये बात आ रही है इसराइल के, विदाउट कंसल्टिंग इसराइल। जो दूसरी मुझे लगता है कि ये इजरायली लॉबी ने ये शोशा छोड़ा है मीडिया में ताकि डराने के लिए। बट दी अदर थिंग ये है कि सऊदी अरेबिया को वो न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दे देंगे, विच विल बी ए वेरी बिग डील फॉर द रीजन। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ वो डेफिनेटली करके आने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो और गजा में वो रिवियरा बनाने वाले थे, उसका क्या होगा फिर? उसका वो फाइनली दे हैव कम बैक विद फाउंडेशन, जो प्राइवेट फाउंडेशन है उसको क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए भी, बट मतलब ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी कि नेतन्याहू ने जंग मुसलसल रखी है, सीज फायर नहीं किया। और सऊदी अरेबिया जाने से पहले सऊदी अरेबिया ने एक शर्त लगा दी थी कि नॉर्मलाइजेशन का जिक्र ना हो। मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट्स भूल जाते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो इसराइल के चपरासी बन जाते हैं। तो बाइडेन ने जो भी किया वो इसराइल के लिए ही किया था मिडल ईस्ट में। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि अगर आप आएंगे तो आप ये नहीं कहोगे कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करें, हम नहीं करने वाले, तो आप इसका जिक्र भी ना करें। एंड दे अग्री टू दिस। तो अब ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग अप नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं सऊदी अरेबिया के, ईरान को लेकर, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और फिर इन्वेस्टमेंट, सो इट विल बी लाइक ए बिजनेस मीटिंग कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमको क्या देंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इफ़ ही इज सक्सेसफुल ऑन दैट ना, लेकिन अगर सीज फायर पे अगर लड़ाई चलते रही, यहाँ पर सीज फायर फ्लॉप होता, देन ही इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड। दैट इज़ द रिस्क। तो इंडिया के ये हित में है कि ये दिस होल इशू गोज आउट ऑफ द न्यूज़ साइकिल, क्योंकि वो न्यूज़ बहुत देखते हैं और उस पर बहुत रिएक्ट करते हैं। मतलब वो न्यूज़ देख रहे हैं, अरे जंग हो गई, तो फिर ट्वीट करके सो जाते हैं, फिर देन इट बिकम्स ए ह्यूज प्रॉब्लम ना। सुबह मार्को रूबियो डरते होंगे उठ के कि यार रात में इसने क्या ट्वीट कर दिया, अब मुझे आई हैव टू एक्ट ऑन इट, राइट। सोचिए आप कि इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड ही इज़ नॉट हेजिटेंट टू यूज़, मतलब अमेरिका की अब तो उनको बहुत आज़ादी मिल गई ना, कि जो भी पावर है, लेवरेज, वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं वो। और दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू के मतलब इंडिया पे वो वीज़ाज रोक दिए हैं, कई चीज़ें इंडिया के साथ कर दिए हैं जो विच आर प्रॉब्लमेटिक। अभी तक कोई ऐसी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया जो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो, और ऐसे कई जी। चीज़ें कर दी है जो इंडिया के लिए नुकसानदेह है जब से वो प्रेसिडेंट बने। लगातार वो बीमर फेंके जा रहे हैं इंडिया पर, मोदी बिल्कुल, जी पर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को बंद कर दिया। अब मेरे कई पीएचडी स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, मेरे साथ काम करते हैं। अब जनवरी की छुट्टियां, अभी छुट्टियां आ रही हैं समर में, बेचारे कोई इंडिया जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। हालांकि सबके पास वीज़ा है, दे आर सो अफ्रेड कि मैं गई तो वापस नहीं आ सकूंगी, गया तो क्या हो जाएगा। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स बाकायदा मुझसे आके मिलके पूछ रहे थे, प्रोफेसर शुड वी गो। मैं बोला आर यू नट्स। मेरा तो सिंपल ही जवाब है, आर यू नट्स? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको ये पूछने की जरूरत भी नहीं है सवाल कि आप जाएंगे तो नहीं आओगे भाई। सो देर इज दिस होल परसेप्शन क्रिएटेड के, एंड ही इज़ नॉट डिस्टिंग्विशिंग। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इंडियन स्टूडेंट्स का हुआ है। हालांकि जो केसेस जीत गए हैं स्टूडेंट्स, उसके बावजूद कई सेल्फ डिपोर्ट जो कर लिए थे जल्दी में, वो बेचारे तो वापस नहीं आ सकते। वीज़ाज डिले हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई बातचीत नहीं हो रही है, F414 का कुछ जिक्र नहीं आ रहा है, क्वाड का कोई देखिए पूरे लफड़े में क्वाड कहाँ था। मतलब क्वाड तो मर गया ना इस पहलगाम, मतलब पहलगाम की ये ऑपरेशन सिंदूर का एक कैजुअलिटी तो मुझे लगता है कि और ये जो नए प्राइम मिनिस्टर आए ना जापान के, ही डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड इन इंडिया एट ऑल। आपने कोई बयान देखा उनकी तरफ से? कुछ कुछ भी नहीं। ही सीम्स टू बी ऑक्यूपाइड विद अमेरिका के साथ वो ट्रेड डील। और अभी उन्होंने अनाउंस किया कि ही इज़ ट्राइंग टू मेक एन एडवांस लेवल की एक 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है। उसमें वो सऊदी अरब और यूके को बुलाया हुआ है, इंडिया को नहीं बुलाया। सो सो जापान जो इतना अच्छा दोस्त था इंडिया का, जो आबे थे उनके ज़माने में, इस क्राइसिस में सर कोई आगे नहीं आया फ्रेंडली, जो आप देख सकते हैं। मतलब इवन मैक्रॉन, कोई वेस्टर्न लीडर आया ही नहीं इंडिया।
बिल्कुल। तो ये भारत के लिए आत्ममंथन का समय है, अंदर झांकने का समय है, जी। अपनी पूरी विदेश नीति, कूटनीति और अपनी रक्षा नीति को भी दोबारा से विजिट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर मुक्तदर, आज की बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू।